मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब मस्त है ना एकदम। चलो आज अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आगे वाला टॉपिक पढ़ना था उसमें क्या पढ़ना है, लास्ट अपन ने डिस्कस किए थे एग्जाम्पल्स, एसएन रिएक्शन के अपन ने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। आज क्या करना है, उन्हीं एग्जाम्पल्स के लिए अपने को मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है। अपन ये देखेंगे कि ये जो एसएन रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इनके लिए मैकेनिज्म को किस किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखो मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो ये जो एसएन रिएक्शन है वो आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी SN1 रिएक्शन, एक होती है आपकी SN2 रिएक्शन। क्या होती है रिएक्शंस? SN1 रिएक्शन की अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें तो आपकी ये होती है यूनिमॉलिक्यूलर एका अणुक न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एका अणुक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये आपकी। जबकि अगर अपन SN2 रिएक्शन की बात करें तो ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। अब देखो सोचने वाली बात क्या है कि अगर अपन SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के नाम पे जाएं तो ये नाम इनको कैसे मिला, ये अपने को सर्च करना है। अगर अपने को कोई भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उससे प्रोडक्ट बना के दे दिया गया है, तो अपने को ये कैसे पता लगाना है कि रिएक्शन जो है वो SN1 पाथवे से गई होगी या फिर SN2 पाथवे से गई होगी। अगर अपन एक जनरल वे में बात करें कि ये जो SN रिएक्शंस हैं ये क्या होती है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपने को किसी भी एक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट करवाना है दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ में, यानी कि इस X को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे इस NU के साथ में, ये एक्सचेंज अपने को यहाँ पर करवाना है। तो बनके क्या आ गया अपना RNU प्लस आपका X माइनस हो जाएगा यहाँ से बाहर। अब यह दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ये सीधा सीधा सामने से आकर के अटैक कर ले, या हो सकता है पीठ के पीछे से अटैक करे। दुश्मन दोनों होते हैं, जो सामने से अटैक करते हैं वो अच्छे, और जो पीठ के पीछे से अटैक करे वो सबके सब कौन? कायर। तो देखो अपन कायर नहीं है, अपन क्या करेंगे, अगर कायर वाली मैकेनिज्म होगी तो अपन बात करेंगे SN2 की, और अगर उस शत्रु उस एनिमी के अंदर कोई साहस होगा, करेज होगा, तो अपन बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। किस तरीके से इनकी मैकेनिज्म को ड्रॉ किया जाता है अपन वो देखते हैं। देखो SN1 यानी कि यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकाणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर अपन बात करें तो रिएक्शन में क्या होता है, आपका ये जो NU यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस NU को अपन मान लेते हैं, पहले अपन ने कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर X को जुड़ा हुआ है और उसको अपन सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हैं NU के साथ में, और जो मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं उसमें इस X की जगह ये NU ले लेगा, यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा उसमें यहाँ NU होगा और आपको ये जो X है वो बाहर निकला होगा। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रफली एक मैकेनिज्म ड्रॉ करूं जिसको मैं ये बोलूंगी कि वो SN1 पाथवे से होकर के जा रही है, तो अपन क्या करेंगे, CX कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी अपने को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये जो X है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। उस कंडीशन में देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये आपका रहा CX बॉन्ड। सबसे पहले यहाँ बॉन्ड पोलैरिटी जनरेट होती है जिसकी वजह से आपके पास आयन बन करके आते हैं। आयन का बनना, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब आयन को बना रहे हो तो डेफिनेटली वो जो स्टेप होगा वो आपका स्लो स्टेप होगा, क्योंकि स्टेबल नहीं होता है ना। अगर अपन किसी भी उदासीन अणु की स्टेबिलिटी को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है। इसीलिए इस स्टेप के अंदर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल चार्ज जनरेट होकर के आपके ये एनायंस और कैटायन बनते हैं, जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो अपने पास पहले स्टेप के अंदर बन के आते हैं, ये आपका स्टेप जो है वो स्लो होता है। और अपन ये जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो स्टेप स्लो स्टेप होता है वही तो उसका वेग निर्धारक पद यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS होता है। अगर रिएक्शन स्पीड से खत्म होगी तो पता कैसे लगाएंगे कि रिएक्शन कौन से पाथवे से गई होगी, तो अपने को पढ़ना तो उसी को पड़ेगा ना जो स्टेप स्लो है। तो जो स्लो स्टेप है उसकी स्टडी अपन करते हैं और यहाँ अपने को स्लो स्टेप मिल चुका है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन है अपना वो इस NU के साथ में, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन इस बार न्यूक्लियोफाइल के साथ में। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, आपका आयन आयन अट्रैक्शन वर्क करेगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से फाइनली ये इसके साथ जुड़ करके आपका ये कंपाउंड बना लेगा। अब देखो रिएक्शन में क्या क्या हुआ है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। पहले स्टेप में अपन ने आयन को जनरेट करा, जहां अपने को नजर आ रहा है कि जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट है वो एक कार्बोकैटायन है, कार्ब धनायन है। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनना स्टेप अपनी रिएक्शन का पहले स्टेप के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। दूसरा देखो RDS स्टेप जो अपना स्लो स्टेप जो है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो केवल एक ही मॉलिक्यूल
आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो आपका क्रिया कारक है, केवल उसी की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये दूसरी बात अपने को पता चली। तीसरी बात, यहाँ अगर अपन इस कार्बोकैटायन का संकरण निकालें, हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो आएगा आपका sp2। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर ये ऑलरेडी सिखा दिया है कि आप किस तरीके से किसी भी एक इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। उन्हें चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा देखो, अब अगर ये sp2 हाइब्रिड है तो इसका मतलब इसमें बैक साइड अटैक भी हो सकता है और फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है। यानी ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है वहां ही जुड़े जहां से आपने एक्स को निकाला है, या फिर हो सकता है उसके अपोजिट साइड से जुड़ जाए। दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। यानी मैं बात कर रही हूँ इस कंपाउंड की, ये बैक साइड अटैक से बना है, ये फ्रंट साइड अटैक से बना है। दोनों पॉसिबिलिटीज अपने को यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो रिएक्शन के लिए ओवरऑल अपने को क्या क्या पता चल गया। आरडीएस स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन है। अब देखो इसके नाम पे चलते हैं। अपन ने बोला यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, मैंने बोला था इसको ये नाम क्यों दिया गया वो भी अपन सर्च करेंगे। इस आरडीएस स्टेप के लिए, आरडीएस स्टेप में अपन रेट लिखते हैं। रिएक्शन की रेट की अगर अपन बात करें तो वो केवल इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी ये जो आपका आरएक्स है, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर आपकी रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है। एक ही मॉलिक्यूल पे कर रही है ना, एक ही मॉलिक्यूल पे रिएक्शन की रेट डिपेंड करने के कारण ही इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एका अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब रिएक्शन के अंदर क्या क्या नई नई चीजें आएंगी वो अपन देखते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करती है, या इस रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होंगी, कब रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो इस रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, या फिर अपने को कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन इसी पाथवे से हुई होगी, उसके लिए अपन एविडेंस ढूंढेंगे। ये काम अब अपन करेंगे। तो देखो, अपन ने ये बोला था कि अपन ये देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बन रहा है अपना आरडीएस स्टेप के अंदर, वो कार्बोकैटायन है। तो अपन ये चेक करेंगे कि कार्बोकैटायन किस किस तरीके का हो सकता है और उसके आधार पर जो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनने वाला है वो किस किस टाइप का हो सकता है। मान लो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ आरएक्स के अंदर, मैंने आपका लिया हुआ है CH3X, इसके अलावा हमने ले लिया CH3 CH2X, उसके बाद तीसरा जो हम ले रहे हैं वो आपका CH3X CH3, इस टाइप का कंपाउंड। चौथा जो कंपाउंड मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के चल रही हूँ वो है आपका ये टाइप का कंपाउंड। इन चारों हैलाइड्स के अंदर अपने को डिफरेंस चेक करना है। देखो, ये आपका मैथिल हैलाइड है, ये आपका 1 डिग्री है। इसको अगर अपन देखें तो ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये आपका मैथिल हैलाइड है। इसके अगर अपन देखें तो दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी 2 डिग्री हैलाइड है, और यहाँ अपन देखें तो तीनों तरफ कार्बन है, यानी कि 3 डिग्री हैलाइड है। कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन सा हैलाइड ज्यादा स्टेबल बन करके आएगा। तरीका क्या है, एक्स को हटाओ, पॉजिटिव चार्ज को लाओ। एक्स को हटाते गरीब हो जाएगा ना, अच्छी खासी बॉन्डिंग की हुई है, बॉन्डिंग टूटेगी, दोस्त छोड़ के जाएगा तो गरीबी तो आएगी। तो देखो, ये गरीबी यहाँ से आ जाएगी। इस एक्स वाला बॉन्ड अपन यहाँ से हटाया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। यहाँ से अगर अपन ये एक्स वाला बॉन्ड हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। अगर यहाँ से हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका इस कार्बन पे, और यहाँ से हटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका इस कार्बन पे। अब स्टेबिलिटी चेक करो, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इन सबसे अपन इसकी स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो या फिर मैथिल ग्रुप का प्लस इफेक्ट देख लो, पता चल जाएगा कि 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यानी अगर यहाँ अपन बात करेंगे रिएक्टिविटी की तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा आपका 3 डिग्री, बिकॉज स्टेबिलिटी है 3 डिग्री कैटायन की, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन फाइनली आपका आ जाएगा मैथिल कैटायन। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपने पास में आ गया। अब सोचो, ये तो अपने नॉर्मल एलाइड थे, अगर यहाँ कहीं पर अपन ने डबल बॉन्ड वाली कंडीशन डाल दी, यानी मैं बात कर रही हूँ एलाइलिक, बेंजाइलिक, वाइनिलिक, इस तरीके की कंडीशन की, तो वहां पर क्या रहेगा वो अपन चेक कर लेते हैं। देखो, मैंने क्या किया इस बार, डबल बॉन्ड, ये CH2X, कितने कार्बन है, 1 2 और ये तीसरा, 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्स का। कौन सा हुआ, एलाइलिक या बेंजिलिक, कौन सा, एलाइलिक बन के आया हमारे पास में एलाइलिक। अब देखो, इसके अंदर भी वही काम करें, एक्स को हटाएं और पॉजिटिव चार्ज को लाएं। दोस्त जा रहा है छोड़ करके, दुख मत मनाना, पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्टेबल हो जाएगा इस बार। क्योंकि जैसे ही इधर वाले दोस्त ने साथ छोड़ा, इधर वाले ने दोस्त ने बोला अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, तो ये मैं हूं ना वाला पिक्चराइजेशन अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है, पहली क्लास में सिखाई थी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डबल साइडेड एरो लगाएंगे, ये जो अपना डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो शिफ्ट कर जाएगी आपकी इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। उससे क्या हो जाएगा,
इस बार इसने बोला तू तो गरीब मत रहे दोस्त, ये ले मेरी ले ले तू सारी की सारी प्रॉपर्टी। दे दिया डबल बॉन्ड अपना इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी और इस कार्बन के ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। बन गई ना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का बनना मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, और एनर्जी अगर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो आपकी जो स्टेबिलिटी आएगी रिएक्शन के अंदर वो अपने काम की होगी। अब खुद से सोचो, रिएक्शन में स्टेबिलिटी आ रही है एनर्जी की वजह से, एनर्जी कंसिडरेशन यहाँ पर अपन लेकर के चलेंगे कि एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर जो एनर्जी अपने पास आएगी वो इस रिएक्शन को फेवर कर जाएगी। यानी शर्त क्या है अपने पास कि अगर अपन कंपैरिजन करें 3 डिग्री और एलाइलिक कैटायन का, तो ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर किसकी बन जाएगी इस बार आपके एलाइलिक कैटायन की, ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये सोचो, अगर इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बनेंगी, ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर अपने पास बन के आएगी तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी ज्यादा, सीधी सी बात है ये तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं, बेंजाइलिक की बात कर रहे हैं अपन इस बार। ये मैंने यहाँ पर काम में लिया है आपका बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है आपका CH2X का कंपाउंड। अब देखो CH2X वाले कंपाउंड के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ से अपने को ये X वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अपन उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने का काम करते हैं। देखें अपन जैसे ही X वाला बॉन्ड हटाएंगे यहाँ से आपका चार्ज बन के आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपना यहाँ पर आ जाएगा। इस CH2 के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है अपने को, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ गया अल्टरनेट। इसके अल्टरनेट आते ही क्या होने वाला है, देखो रेजोनेंस फिर से क्रिएट हो जाएगा। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की अगर अपन बात करेंगे तो देखो कंडीशन चल रही है कि ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये CH2 है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जाते ही जो पहली स्ट्रक्चर अपने पास बन करके आने वाली है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और ये रहा, ये फिर रेजोनेंस में जाएगा। इस बार अगली तरफ अपने को रेजोनेंस साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बार ये यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, फिर ये शिफ्ट कर जाएंगे। कुल मिला के बात क्या आई कि एलाइलिक के कंपैरिजन में इस बेंजाइलिक कैटायन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बनेगी। जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। यानी अब रिजल्ट क्या निकल गया कि एलाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्ब कैटायन बन के आ गया, बेंजाइलिक वाला। अब अगर अपन बात करें कि अपने पास में कंपैरिजन आ रहा है तो अब अपन बात करेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बेंजाइलिक, देन एलाइलिक, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन फाइनली मेथिल। अब बात आती है कि अगर अपन लोग वाइनिलिक ले लें या फिर एरिल एलाइड ले लें तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा। वाइनिलिक का मतलब क्या हो गया, इस बार अपने को क्या लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH और X। ये कंडीशन अपने को इस बार लेकर के चलनी है। देखो अगर यहाँ से X के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दोनों चीज सोच के देखना, पहला तो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में क्या वो स्टेबल होगा क्या, और दूसरा ये चेक करना कि क्या ये X जो है वो आसानी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़कर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगा क्या। तो कंपैरिजन करते हैं अपन इस वाइनिलिक का, और दूसरा साथ ही साथ अपन कंपैरिजन करते हैं एराइलिक हैलाइड का। देखो यही था अपना वाइनिलिक वाला। इस X के पास में लॉन पेयर है, अगर अपन ने कोई भी हैलोजन लिया उसके पास में लॉन पेयर है, होगा क्या, ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। यानी रेजोनेंस मॉलिक्यूल में ही जनरेट हो गया। मॉलिक्यूल में ही रेजोनेंस अगर जनरेट हो गया तो अपने पास क्या बन के आएगा, ये CH, ये यहाँ पर X, डबल बॉन्ड अपन यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि अपन ने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन डाले हैं। लॉन पेयर देने की वजह से X हो गया गरीब, बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी इसने बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर दे दिए, गरीब हो गया, गरीब होते ही चार्ज आ गया पॉजिटिव। यहाँ क्या हुआ, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गए, डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर अपने पास बन के आ गई। अब खुद से सोच के देखो, अभी तक अपन जो बॉन्ड तोड़ रहे थे, कार्बन X वाला जो अपन बॉन्ड तोड़ रहे थे, वो CX बॉन्ड जो था वो प्योर आपका sp3 हाइब्रिड वाला बॉन्ड था। sp3 हाइब्रिड वाला बॉन्ड मतलब वहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं आए थे। इस बार क्या हो रहा है, इस CX बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं, और अपन ये जानते हैं कि एक डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड को तोड़ने से मुश्किल होता है। यानी अगर अपन इस CX बॉन्ड की बात करें तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो यहाँ पर जनरेट हुए हैं वो इस CX बॉन्ड को आसानी से टूटने ही नहीं देंगे। जब CX बॉन्ड टूटा ही नहीं तो फिर अपन इसको न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कैसे करवा पाएंगे। या फिर आप दूसरी बात देख लो, अगर मान लो आपने तोड़ भी दिया तो तोड़ने के बाद आप क्या कर रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हो। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो। इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। यानी रिजल्ट क्या निकला, अगर वाइनिलिक हैलाइड अपने पास आता है तो अपन उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं करवा सकते। वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, और कारण इस X के अंदर ये पार्शियल डबल बॉन्ड का आना, और उसका कारण क्या हो गया, लॉन पेयर के साथ इसके रेजोनेंस का
पाया जाना। इसी तरीके से अगर अपन बात करें अपने एरिल हैलाइड्स की, एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर आप डायरेक्टली एक्स को जोड़ दो तो यहाँ भी लॉन पेयर तो है, ये जो लॉन पेयर है वो वापस इस तरीके से बॉन्ड में जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो यही वाला रेजोनेंस तो फिर से जनरेट हो गया अपना। बस अब हुआ क्या, यहाँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दो ही बन के आ रही थी, यहाँ अगली स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने को नजर आ जाएगा कि फिर एक और नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो अपन यहाँ पर बना सकते हैं। इस एक्स पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, ये दो इलेक्ट्रॉन आपके एज इट इज है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है अपना ये फिर से जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी कितनी बार घूमेगा, 3 बार, जितने पाई बॉन्ड है उतनी बार घूमेगा। तो इस बार इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो इससे भी ज्यादा बनेंगी, इससे भी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है। वही अपना डबल बॉन्ड आ रहा है एक्स के साथ में, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आसानी से नहीं टूटेगा, फिर से सी एक्स बॉन्ड का क्लीवेज जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये वाली जो रिंग है अपनी वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं रहेंगी। तो फिर ये कौन सी रिएक्शन देगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगी ना भाई। नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा के ऊपर, करवा दो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, रिंग से तो दे सकती है, खुद नहीं हटेगा पर रिंग से तो यहाँ पर अपनी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल हो जाती है। अब देखो इस CH बॉन्ड के लिए आप देख चुके हो कि इसको तोड़ना मुश्किल है, इस वाले CH बॉन्ड को भी तोड़ना मुश्किल है, तो ओवरऑल रिएक्टिविटी की सीरीज अपने पास आ चुकी है। सबसे ज्यादा स्टेबल अपन अगर बात करें तो अपने पास आया बेंजाइलिक कैटायन, बेंजाइलिक कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल आया था। उसके बाद अगर अपन बात करें तो वो आया था अपने पास में एलाइलिक कैटायन। इनमें कंपैरिजन करना है आपको रेजोनेंस से, इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा थी, इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कम थी, इसीलिए अपन इनका कंपैरिजन कर लिया। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आपका आता है 3 डिग्री कैटायन। 3 डिग्री कैटायन और एलाइलिक के अंदर आपको अगर कंपैरिजन करना हो तब भी रेजोनेंस लगा सकते हो, यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। इसके आगे अगर आपको 3, 2 और 1 में कंपैरिजन करना है तो यहाँ आप लगाओगे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और उसके बाद में लास्ट आपका मैथिल रेडिकल आ जाएगा। और मैथिल रेडिकल से भी लीस्ट स्टेबल है आपके ये वाइनेलिक और एरिल, ये दोनों के दोनों हैलाइड आपके मैथिल हैलाइड से भी लीस्ट स्टेबल है। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, एरिल हैलाइड एंड वाइनेलिक हैलाइड सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कंपाउंड है ये अपने, ये इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजीली नहीं देते हैं। रिजल्ट क्या निकला, कार्बोकैटायन के आधार पर आप रिएक्शन की फेवरेबिलिटी का पता लगा सकते हो कि कौन सी रिएक्शन जो है वो स्पीड से होगी और कौन सी रिएक्शन जो है वो कम होगी या फिर फेवरेबल नहीं रहेगी, होगी ही नहीं। इस तरह की कंडीशन का पता लगाने के लिए कार्बोकैटायन की स्टडी को चेक करेंगे और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अपने पास रेजोनेंस है और इंडक्टिव इफेक्ट है। इसी के साथ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का चेक करने का काम तो यहाँ पर हो जाता है अपना खत्म। अब क्या करना है, इस SN रिएक्शन के लिए अपने को एविडेंस कलेक्ट करने हैं कि रिएक्शन जो है वो SN1 पाथवे से ही हुई है, इसका पता कैसे लगाए। तो मैंने आपको जो प्रोडक्ट एनालिसिस वाला मेथड पढ़ाया था, उत्पाद के विश्लेषण के कुछ एक मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे, वहीं से मेथड अपन यहाँ पर चुराने वाले हैं। अपन ने पहला मेथड वहां पर पढ़ा था काइनेटिक एस्पेक्ट, यानी अपने को उस रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स की स्टडी करनी है, उसकी रासायनिक बल गतिकी का अपन अध्ययन करेंगे और पता लगा लेंगे कि रिएक्शन जो है वो कौन से पाथवे से निकली होगी। जैसे अगर अपन बात करें, अपन पता करें इस बार SN1 रिएक्शन के लिए, अगर आपकी रिएक्शन की जो रेट है वो केवल इस एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी रिएक्शन अपने आप ही SN1 रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है। तो काइनेटिक एस्पेक्ट में अपन क्या पढ़ेंगे कि अगर किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करने पर हमें ये पता चल जाता है कि उस रिएक्शन की रेट केवल एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन हो गई आपकी SN1 रिएक्शन। दूसरा अगर अपन बात करें तो अपने पास आता है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की, अपन त्रिविम रसायन विज्ञान से ये पता लगा पाए कि रिएक्शन जो है वो कौन सी क्रियाविधि से हुई होगी। सीधा सा तरीका है, अपन ने बात करी थी कि रिएक्शन के अंदर आपका ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन करके आता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी अपने को पता है कि sp2 संकरित ये होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। sp2 हाइब्रिड मतलब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, एक प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर आप ऊपर से अटैक करवाओ और नीचे से अटैक करवाओ, या यूं कह दे कि फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक सबकी पॉसिबिलिटी सेम ही रहती है। तो अगर इसके अंदर अटैक इस तरह से होता है तो जहां से न्यूक्लियोफाइल गया है वहीं पर जाकर के आपका जो एक्स होगा, जहां से एक्स गया है वहीं पर जाकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अगर अपोजिट होगा तो अपोजिट कंडीशन आ जाएगी। यानी मैंने 2 वर्ड्स आपको सिखाए थे यहाँ पे, एक तो है आपका रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन की बात करते हैं, और दूसरा अपन बात करते हैं इन्वर्जन की। ये 2 कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ है रिटेंशन, एक तरफ है इन्वर्जन। यानी जैसा विन्यास आपके रिएक्टेंट का था वैसा ही विन्यास आपके उत्पाद का भी मिले, इसको अपन बोल देते हैं रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और अगर उसका उल्टा विन्यास अपने को देखने को मिलता है तो उसको अपन बोल देते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन।
खुद से सोच के देखो। sp2 मतलब प्लेनर, प्लेनर मतलब ऊपर और नीचे किधर से भी अटैक करवाओ पॉसिबिलिटी सेम है, यानी 50% चांसेस तो है कि डिटेंशन मिल सकता है कॉन्फ़िगरेशन में, और 50% चांसेस है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इन्वर्जन भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो 50-50% चांसेस है, यानी दोनों ही प्रोडक्ट अपने सेम अमाउंट के अंदर बनेंगे, और दोनों ही प्रोडक्ट अगर सेम अमाउंट के अंदर बन रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है वो ये बता देगा कि अगर रिएक्शन के अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि एक दूसरे का उल्टा कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, अगर ये वाला प्लस रखता है और ये वाला माइनस रखता है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे कॉन्फ़िगरेशन ही तो हुए ना, और एक दूसरे का उल्टा कॉन्फ़िगरेशन मतलब रेसमिक मिक्सचर। अगर रिएक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में रेसमिक मिक्सचर बन करके आता है तो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है वो डेफिनेटली SN1 ही रही होगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन के अंदर कभी भी रेसमिक मिक्सचर अपने पास बन करके नहीं आता है। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो कि उसका विन्यास जो है वो कैसा आ रहा है, उसके विन्यास के आधार पर आप ये देख लो कि अगर वो दोनों विन्यास एक दूसरे के अपोजिट है, यानी रेसमिक मिश्रण आपके पास बन करके आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 को फेवर करेगी, और SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म का यहाँ अपने को एक और एविडेंस मिल जाएगा। अगला जो अपने पास में एविडेंस है वो आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। देखो मान लो इस तरीके का कोई हैलाइड है, या जैसे ही ये X वाला बॉन्ड टूटेगा अपने को पता है जो कार्बोकैटायन बन के आएगा वो आपका कुछ इस तरीके का 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। अब अपन जानते हैं कि ये जो कार्बोकैटायन है वो 1 डिग्री है, स्टेबल नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करा, एक मेथड शिफ्ट अपन ने करी, इस मेथिल ग्रुप को इस कार्बन पे शिफ्ट करा और ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस कार्बन को अप्रोच कर गया, तो क्या बन के आया आपका रीअरेंजमेंट के थ्रू कि CH3 है यहाँ पे, यहाँ तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जो मेथिल ग्रुप था उसको आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब जो कैटायन बन के आ रहा है वो 3 डिग्री है, एक इधर 1 डिग्री था, एक इधर 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ये अपन जानते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ से बनेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन को अप्रोच करेगा। तो रीअरेंजमेंट के थ्रू इस तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है, और अगर ये वाला प्रोडक्ट बना तो रिएक्शन अपनी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो पता चल गया कि रिएक्शन जो है वो इसी पाथवे से होकर के गई होगी। आप खुद से सोच के देख लो ना, रिएक्शन इसी पाथवे से गई, इसीलिए ये प्रोडक्ट बना, कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंज हुआ, और रीअरेंज हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही था, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का बनना प्रूफ कर देता है कि मैकेनिज्म जो थी वो SN1 ही रही होगी, क्योंकि SN2 में तो अपना इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। तो SN1 रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन इस तरीके से हेल्प करती है। अब अपनी जो SN2 रिएक्शन है वो अपन कल स्टडी करेंगे, और उसके साथ ही अपन इनका कंपैरिजन लेके चलेंगे। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। कीप स्टडी।